हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे न्याय मतलब न्यायपालिका चैप्टर। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो कर दो शेयर, उसके साथ ना हो अन्याय। चलिए बेटा, कक्षा को करते हैं प्रारंभ। बेटा, जो आज का हमारा अध्याय है न्यायपालिका, ये जो बड़े न्यायपालिका है, क्या कहते किसे है? न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आज हम करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका के बारे में। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बेटा, समय समय पर क्या है बेटा, उच्च न्यायालय के अंदर बदलाव आ सकता है संख्या में। और अभी वर्तमान में कितने न्यायालय बेटा? 25 न्यायालय है। कितने न्यायालय बेटा? 25 न्यायालय है। और अभी जो 25वां न्यायालय बना है बेटा, वो कौन से राज्य का बना है बेटा? आंध्र प्रदेश का बना है। जो अभी हमारा 25वां उच्च न्यायालय बेटा बना है बेटा, किसका बना है? आंध्र प्रदेश का बना है। ठीक है बेटा। और अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? 25। बेटा, कुछ होते हैं संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसका संविधान के अंदर अनुच्छेद हो। तो बेटा, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट संस्था है, उसका एक आर्टिकल है, उसका एक आर्टिकल के अंदर वर्णन है अनुच्छेद में। और वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बेटा, समय समय पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में तब्दीली आती रही है। और वर्तमान में समस्याओं को और जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जज और एक सीजेआई होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल कुल न्यायाधीश कितने होते हैं बेटा? 34। 33 प्लस 1, बेटा कितने न्यायाधीश होते हैं? 33 प्लस 1 कितने हो गए बेटा? 34 हो गए। ठीक है बेटा। और जो एक है वो बेटा सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर घरवे बने हैं। कौन बने हैं? बी आर घरवे। ठीक है बेटा। बेटा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले बेटा कोई और थे। और आप सभी कमेंट करके बताना कि बी आर घरवे से पहले कौन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? बेटा, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है? बेटा, उनका वेतन 2,80,000 होता है। कितना होता है? 2,80,000। तो भैया, बाकी के जो 33 जज है उनकी सैलरी कितनी होती होगी? तो बेटा, उनकी सैलरी 2,50,000 होती है। कितनी होती है? 2,50,000 रुपए। ठीक है बेटा। कितनी होती है? 2,80,000। और जो बाकी जज है बेटा, उनकी कितनी होती है? 2,50,000 उनकी सैलरी होती है। बेटा, एक न्यायाधीश थे जिन्होंने एक बात कही, हम सभी संविधान के अधीन है, किंतु संविधान वही है जो हम कहती है। बेटा, क्या बात कही थी? हम सभी संविधान के अधीन है, पर संविधान वही है जो हम कहते हैं। ये बात जस्टिस ह्यूज ने की थी। किसने कही थी बेटा? जस्टिस ह्यूज। तो बेटा, नाम याद कर लेना, क्या नाम है? जस्टिस ह्यूज ने ये बात कही थी। क्या कही थी बेटा? हम सभी संविधान के अधीन है, परंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। बेटा, अगर आपको एसएस लेनी है, एसएस ले लो। और अगर आप नोट्स की पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, बेटा एक नंबर के अंदर ऐसा प्रश्न आएगा जहां पर वाक्य के अंदर क्या है, कुछ अशुद्धि होगी। उस अशुद्धि को क्या करना होगा? शुद्धिकरण करना होगा। चलिए बेटा, करते हैं शुद्धिकरण। उच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। बेटा, उच्च न्यायालय क्या
उच्च न्यायालय की बात भारत के सभी भूभाग में मानी जाएगी? ये बात अजब हुई? नहीं हुई भैया, क्योंकि हाई कोर्ट होता है वो एक राज्य के लिए होता है, और बेटा कोई कोई हाई कोर्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों में। तो बेटा उन्हीं में क्या होगी, इनकी बात लागू होगी, पूरे संपूर्ण भारत की भूमि पर लागू नहीं होगी। और पूरी संपूर्ण भूमि पर किसकी बात लागू होती है बेटा? सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की बात क्या होती है बेटा? लागू होती है। तो यहाँ पे गलती क्या था बेटा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या आएगा बेटा? सर्वोच्च न्यायालय। बेटा एक नंबर यहां से आपका पक्का हो सकता है, सेम का सेम, सेम की सेम स्टेटमेंट उठ के आ सकती है। कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं दी जा सकती है? तो बेटा ऐसा कौन सा कोर्ट है, अगर उसने कह दिया तो फिर उसने कह दिया, मतलब आप फिर कहीं भी नहीं आते, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अर्जी या अपील नहीं कर सकते। वो ऐसा कौन सा कोर्ट है बेटा? सैनिक न्यायालय। अगर सैनिक न्यायालय ने कुछ मुकदमा पे सुनवाई कर दी तो फिर बेटा कहीं की और सुनवाई नहीं होगी। कानून शासन से क्या अभिप्राय है? कानूनी शासन, कानूनी शासन से अभिप्राय यह है कि सभी वर्गों पर एक समान लागू हो, अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं। बेटा कानून का शासन अर्थात ये कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, मतलब सभी के लिए कानूनी अवसर समान मिलने चाहिए, सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए, और समान सजा के लिए समान दंड का प्रावधान होनी चाहिए। यही बेटा कानूनी शासन कहता है। न्यायपालिका के कार्य बताओ बेटा। न्यायपालिका कार्य है, एक कार्य आप खुद बता दो। अरे बता दो, नहीं पता? सोचो बेटा, इसके नाम में क्या रहा है? न्यायपालिका। क्या रहा बेटा? न्यायपालिका। आप पालिका को ढक लो, क्या ढक लो? पालिका को। क्या आ गया बेटा? न्याय आ गया। तो इसका एक काम क्या बेटा, इसके नाम में छुपा हुआ है, इसका काम क्या बेटा? न्याय करना। क्या है बेटा इसका काम? करना, न्याय करना। विधानमंडल के बजट बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है, परंतु राज्य के अंतर्गत कई नागरिक ऐसे भी होते हैं जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। बेटा कई ऐसे नागरिक होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनमें से आपके कुछ सके संबंधी मतलब अर्थात मित्र भी हो सकते हैं, उनको बोल देना भैया टाइम से आप सब चीजों का पालन करें, नहीं तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो बेटा न्याय करना, बेटा विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, पर उन कानून का संरक्षण कौन करवाता है बेटा? न्यायपालिका का। न्यायपालिका क्या कहती है बेटा? जो कानून को तोड़ेगा उसको तोड़वाने का काम हम करेंगे, उसकी व्यवस्था, उसकी फील्डिंग हम बिठाएंगे। जो इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं, कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर न्यायपालिका के समक्ष पेश करती है, और न्यायपालिका मुकदमे को सुनकर न्याय करती है। ठीक है बेटा, ऐसी फील्डिंग बिठाई जाती है, फिर इस फील्डिंग से निकल ही नहीं पाते बाहर। कानूनी व्याख्या, बेटा विधायिका के द्वारा क्या है बेटा? कानून बनाए जाते हैं, पर इन्होंने तो बेटा कानून बना के छोड़ दिए, पर न्यायपालिका क्या करती है बेटा? उन कानून को व्याख्या करती है। जब बेटा किसी मुकदमे पर सुनवाई की जाती है, उस मुकदमे के द्वारा क्या है बेटा? कानून की भी व्याख्या की जाती है। अगर आपको एसएस लेनी है तो एसएस ले लो, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिए गए नंबर पे कर सकते हो, और आपको पीडीएफ फॉर्म नोट्स की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कानून निर्माता, अभी बेटा पढ़ाने से पहले एक स्टेटमेंट बताई थी मैंने, क्या? हम सभी संविधान के अधीन है, किंतु संविधान वही है जो हम कहते हैं। ये बात किसने की थी? जस्टिस ह्यूज ने। तो यहां से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि भैया न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण करना भी होता है। ये बेटा जब सजा दे रहे होते हैं उसमें कुछ अपनी बातें भी ऐड डाउन कर देते हैं, जिससे क्या है बेटा? कानून का निर्माण हो जाता है। संविधान संरक्षक, संविधान संरक्षक, बेटा न्यायपालिका महत्वपूर्ण कार्य क्या है बेटा? संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकती है, किंतु बेटा किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका एक ही काम है, सिस्टम में रहना पड़ेगा।
जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में रहो, नहीं तो आपका सिस्टम अंजर पंजर सभी ढीला कर दिया जाएगा। तो बेटा संविधान का संरक्षण कौन है बेटा? न्यायपालिका, जो संविधान को क्या करती है? सुरक्षित करती है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका को अधिकार प्राप्त है यदि विधान पालिका ऐसा कानून बनाए जिससे संविधान का उल्लंघन हो तो वह उस कानून को निरस्त कर सकती है। बेटा विधायिका की मनमर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे किसकी चलेगी? न्यायपालिका की। अगर बेटा विधायिका ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जिससे बेटा संविधान का उल्लंघन हो रहा है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका क्या है बेटा? उस पर अपनी कैची चला देगी। ठीक है बेटा, उस पर अपनी कैची चला देगी, मतलब उस कानून को उसी समय क्या कर देगी? निरस्त कर देगी। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं? और बेटा पेपर के अंदर क्या है बेटा? निष्कर्ष जरूर लिख के है। अगर आप चाहते हो कि आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिले तो बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखना भी पड़ेगा। ठीक है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का वर्णन करें। बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा आएगा 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 100% आएगा। कितने टका आएगा? 100% आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों का वर्णन करो। बेटा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। बेटा सबसे पहले हम ऐसे विषयों के बारे में पढ़ेंगे जो विषय क्या है बेटा? बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। बेटा सर्वोच्च न्यायालय के अनेक क्षेत्राधिकार है जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्राधिकार। बेटा प्राथमिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? प्राथमिक क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है कि ऐसे मुकदमे, ऐसे कार्य जो सीधा क्या है बेटा? कहीं और नहीं, सीधा कहा जाएंगे बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब किसी और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से मुकदमे हैं जो सीधा क्या बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। चलिए बेटा एक एक मुकदमे के ऊपर बात करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मुकदमों पर प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है, अर्थात ऐसे मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, अन्य न्यायालयों में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन कौन से मुकदमे हैं बेटा? पहला, केंद्र बनाम राज्य। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है या मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उस मतभेद को दूर करने का एक की को अधिकार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा? जजमेंट देगी किसके पक्ष में ये चीज है या किसके पक्ष में ये चीज नहीं है। तो बेटा केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समस्या का समाधान कौन करता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में ये नहीं जाएंगे। राज्यों के बीच विवाद। बेटा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है। बेटा किसी चीज को लेकर, मान लो नदी जल बंटवारा हो गया, सीमा विवाद हो गया, ऐसे विषयों पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है तो वो मुकदमा सीधा कहा जाता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में सीधा कहा जाएगा बेटा? वो विषय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा मौलिक अधिकारों का संरक्षक। बेटा मौलिक अधिकार से कोई भी प्रावधान जुड़ा हुआ है किसी मुकदमे में तो वो सीधा मुकदमा कहा जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट। ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट। चुनाव का निर्णय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये क्या है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अगर आप एसएस लेना चाहो तो आप एसएस ले सकते हो, और अगर आप हैंड रिटन नोट चाहते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। पर बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर। और बेटा अपीलीय क्षेत्राधिकार। बेटा अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? बेटा क्या आपने आउट और अंपायर हटाओ तो आप क्या होते हो? तो आपने कहा अपील कर दी, थर्ड अंपायर तो डीआरएस ले लिया। वैसे ही क्या है बेटा? यहां भी यही व्यवस्था है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं
भाई थर्ड जो फील्ड पे अंपायर होते हैं वो कोई डिसीजन नहीं देते, वो क्या बेटा सीधा क्या थर्ड अंपायर पे जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी यही व्यवस्था की गई है कि कुछ मुकदमे सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अपील करके क्या है बेटा वो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपील के द्वारा जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकारी को, अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में सीधे नहीं लाए जा सकते वह अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं। यह अपीलीय, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी तीनों प्रकार के मुकदमे चुने जा सकते हैं। चलिए बेटा पहले बात करते हैं संवैधानिक अपील। बेटा संविधान से जुड़ा हुआ कोई भी प्रावधान है, बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा आया और उस मुकदमे में संविधान से संबंधित कोई जड़ छुपी है तो बेटा वो सीधा क्या है बेटा कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ये हाई कोर्ट प्रमाणित कर दे ये मुकदमा क्या है सुप्रीम कोर्ट के लायक है सुने जाने के, तो मुकदमा कहा चलेगा सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय में यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान या कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। अगर आपको बेटा एसएस लेनी है तो एसएस ले लो, ठीक है बेटा। दीवानी मुकदमे, दीवानी मुकदमे से अपील, बेटा दीवानी मुकदमे क्या बेटा पैसे, क्या है बेटा पैसों से संबंधित कोई मुकदमा है तो बेटा पहले हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और अगर वो मुकदमा हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे ये सुनने के लायक है सुप्रीम कोर्ट में तो वो मुकदमा कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाएगा। फौजदारी मुकदमों में अपील, निम्नलिखित कई प्रकार के फौजदारी मुकदमों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। बेटा वो कौन कौन सा फौजदारी मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, चलिए एक एक के ऊपर करते हैं चर्चा। यदि किसी मुकदमे में निचली न्यायालय ने छोड़ दिया हो किंतु उच्च न्यायालय ने अपील में मुक्ति के आदेश को रद्द करके व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया, भैया समझ में नहीं आया, अरे होना समझाने के लिए क्यों टेंशन ले रहे हो, समझाता हूं। बेटा निचली अदालत ने क्या कर दिया उसको बायजित बरी, आप बायजित बरी हो। हाई कोर्ट ने बोला भाई आ जाओ वापस हम करेंगे जांच पड़ताल और क्या कर दिया बेटा सीधा से मृत्यु दंड दे दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट बोला भाई ठहर जा सबर कर, अभी हम हैं हमारे जीते जी इतनी जल्दी किसी को ऊपर की टिकट नहीं कटेगी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा प्रावधान करेगा, मतलब समाधान करेगा कि उसको मृत्युदंड दी जाए या उसको रिहा किया जाए या उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। वैसे बेटा अब मृत्युदंड पर पाबंदी लगा दी गई है, किसी किसी केस में दी जा सकती है पर अब उम्र कैद दी जाती है। चलिए बेटा यदि उच्च न्यायालय ने किसी निचले न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे को अपने पास निरीक्षण के लिए मंगवा लिया हो और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मृत्युदंड दे दिया हो, ठीक है बेटा सेम वही बात है, बस यहाँ पर क्या है बेटा सीधा क्या है बेटा सुप्रीम कोर्ट ने जांच पड़ताल के लिए मंगाया और जांच पड़ताल के बाद नहीं क्या है बेटा मृत्युदंड दे दिया। जैसे हमारी मम्मी कहती बेटा आजा, मम्मी नहीं बेटा नहीं मारूंगी, आजा मम्मी नहीं आजा मेरा बेटा आजा, आप जाते हो पैर अब बता। वैसे बेटा यहाँ पे भी हाई कोर्ट ने धोखा दिया। चलिए तो बेटा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी फौजदारी मुकदमे में अपील करने को विशेष आज्ञा प्रदान कर सकता है। बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या कभी कभी खुद भी मंगवा सकता है कि हमारे पास एक केस भेज दो, हम क्या खुद इसका जजमेंट करेंगे। संविधान का संरक्षक, बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा संविधान का संरक्षण है, संविधान की रक्षा कौन करता है बेटा सुप्रीम कोर्ट करता है। सलाहकारी शक्तियां, बेटा 143 आपने बहुतों से बोला बेटा बोलने से पहले एक बार राय ले लेना, एडवाइस ले लेना। अरे इसलिए नहीं बता रहा मैं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक अनुच्छेद छुपा है बेटा आई लव यू बोलने से पहले सलाह ले लेना। 143 तो आर्टिकल 143 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या ले सकता है सलाह ले सकता है। तो आपको याद रहेगा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो बेटा 3 मैजिकल वर्ड बोलने से पहले क्या लेनी पड़ती है सलाह, तो बेटा याद रखना सलाह
की व्यवस्था किसमें की गई है बेटा? अनुच्छेद 143 में। ठीक है बेटा। पूर्ण निरीक्षण का अधिकार बेटा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या है बेटा? निरीक्षण करता है कि ठीक है या नहीं है, इसको बरकरार रखना है या नहीं रखना। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। और बेटा कुछ अपनी तरफ से अलग बातें लिखोगे तो बेटा आपका पेपर अलग दिखेगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक कहावत है, 100 अपराधी छूट जाए किंतु एक निर्दोष को सजा ना मिले। मुकदमे का हस्तांतरण सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसी मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकती है। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा? किसी भी मुकदमे को ट्रांसफर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये उनके शक्ति के अंदर आता है। तो बेटा आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है, समस्या है, तो बेटा कमेंट कीजिए, आपको भी न्याय मिलेगा जवाब के साथ, निसंदेह मिलेगा जवाब। ठीक है बेटा। न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। बेटा न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान करने वाले तत्व बताने। सक्रियता, सक्रियता मतलब एक्टिव। न्यायपालिका कार्य और बढ़ गया है, तो ऐसे कौन कौन से न्यायपालिका को कार्य बढ़ाने वाले तत्व है जिन्होंने क्या न्यायपालिका कार्य को बढ़ा दिया है? क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान कराने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। सक्रियता का मतलब न्यायपालिका कार्य और बढ़ गया है, तो वो कौन कौन से प्रावधान है या कार्य है जिनके द्वारा न्यायपालिका कार्य बढ़ गए हैं? एक एक के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुसार न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है और न्यायपालिका ने इसका समय समय पर प्रयोग भी किया है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी है। चलिए उनके ऊपर बात करते हैं। कार्यपालिका की कर्तव्य विमुक्ता। बेटा अगर कार्यपालिका किसी कार्य के प्रति ठीक से कार्य नहीं कर रही है और वो कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उस कार्य को करने का जिम्मा कौन उठा लेते बेटा? न्यायपालिका। क्योंकि बेटा नेता लोग अपनी कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं जीतने के बाद, तो न्यायपालिका के ऊपर हमारे देश के हर एक नागरिकों को विश्वास है, वो विश्वास कभी टूटे ना, इसलिए न्यायपालिका उस कार्य को खुद अपने ऊपर जिम्मा उठा लेती है और उस कार्य को संपन्न करवाती है। अगर बेटा आप ऐसे ले जाते हो तो आप एसएस ले सकते हो। कार्यपालिका कर्तव्य विमुक्ता। न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्यपालिका की कर्तव्य विमुक्ता है। ये खेद का विषय है कि कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व के प्रति विफल रही है तथा जनमानस कार्यपालिका के समक्ष मजबूर नजर आ रहे हैं। न्यायपालिका ने इनका उत्तरदायित्व संभालना तथा जनमानस की हताशा दूर करने का प्रयत्न किया है कार्य करके। जनहित याचिका। बेटा आपसे पूछा है कि जनहित याचिका के पिता कौन है, जनहित याचिका जन्मदाता कौन है? तो बेटा कौन है? पी.एन. भगवती। कौन है बेटा? पी.एन. भगवती। ठीक है बेटा, इसे PIL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और पब्लिक इंटरगेशन लिटिगेशन। जनहित याचिका ने भी न्यायपालिका की सक्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनहित याचिका से अभिप्राय है ऐसी याचिकाओं से है जिन्हें सामान्य के हित में पीड़ित व्यक्ति के स्थान पर कोई भी अन्य व्यक्ति एक साधारण पोस्टकार्ड द्वारा दायर कर सकता है। जैसे बेटा आप स्कूल में करते हो, मैडम ने कुछ कहना चाहता है, आपके मित्र के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो बोल सके, आप बोलते मैडम को कुछ कहना चाहता है, तो आप क्या हो बेटा उसको न्याय दिलाने के लिए आप खुद क्या है बेटा अपनी बात व्यक्त कर देते हो। ऐसे बेटा किसी व्यक्ति को पीड़ित है और उसको न्याय के बारे में जानकारी कैसे न्याय मिलेगा, तो उसके लिए क्या है बेटा एक पोस्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट क्या है बेटा उस व्यक्ति को न्याय दिलवाने का जिम्मा उठाते हैं। तो बेटा न्यायपालिका के जनहित याचिका के जन्मदाता कौन है बेटा? पी.एन. भगवती। बेटा जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी? पी.एन. भगवती ने। कब की थी बेटा? 1996 में की थी। इस पद्धति से सभी दबे हुए और अभावग्रस्त व्यक्तियों को क्या मिला बेटा? न्याय मिला है। न्यायाधीशों की कर्तव्य परायणता। बेटा न्यायाधीश जो होते हैं अपने कर्तव्य के प्रति
बहुत वफादार होते हैं और वो अपने कर्तव्य से ऊपर किसी चीज को नहीं मानते, इसीलिए वो अपने कर्तव्य को भूलते नहीं है, नेताओं की तरह। न्यायपालिका को सक्रियता प्रदान करने में हजारों तत्व रहते हैं। न्यायाधीशों में जिस तरह बिना किसी दबाव के बड़े से बड़े पद अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में कटघरे में खड़ा किया है, उससे न्यायपालिका को बल तथा सक्रियता में वृद्धि हुई है। गठबंधन राजनीति, बेटा जो गठबंधन राजनीति है, तो बेटा गठबंधन की राजनीति में होता क्या है, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर पार्टी तो बना लेते हैं, किंतु जो प्रधानमंत्री बनता है वो बेटा अन्य दलों को संभालने में लगा रहता है, और जिस कारण क्या बेटा देश का शासन नहीं चल पाता। उस स्थिति में जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या बेटा देश का संचालन करते हैं, क्योंकि बेटा गठबंधन की राजनीति में क्या होती है, जो सरकार जब मर्जी टूट जाती है और चुनाव होने में क्या है बेटा एक अच्छा खासा समय लगता है। उस टाइम पीरियड में देश को चलाने का, देश को संभालने का जिम्मा किसका होता है बेटा, न्यायपालिका का होता है। तो बेटा गठबंधन की राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, बेटा संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण कार्य, और न्यायाधीश क्या है बेटा महत्वपूर्ण तरीके से इसको निभाते हैं। और अगली वीडियो समय पे आपको मिल जाएगी, और चैनल को लाइक करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि पेपर है बहुत पास। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, एनएस कोचिंग सेंटर।